सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है पाठ 15 नीलकंठ कहानी के शेष भाग में। नीलकंठ को वर्षा की ऋतु अत्यंत ही प्रिय है। वर्षा की ऋतु में नीलकंठ और राधा कितने और कैसे प्रफुल्लित हो जाता है, आइए इस संबंध में हम पाठ में आगे पढ़ते हैं। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीदार में इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। बसंत ऋतु के आगमन पर नीलकंठ इतना प्रसन्न हो जाता था कि उसके लिए बाड़े में, उस जाली घर में अस्थिर से रह पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। इस कारण लेखिका को उसे जाली घर से बाहर निकालना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वो हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गुंज अनुगुंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ की गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का प्रारंभ होता था और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वह दोनों एक दूसरे के पंख से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पीकर पंखों को गीलापन दूर करते रहते। इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। तो बच्चों, आप सभी को भी पता होगा कि मोर को वर्षा की ऋतु बहुत भाता है, बहुत सुंदर लगता है। वर्षा के मौसम में मोर काफी प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त, आनंदित हो उठता है। जब आकाश में बादल छाती है तो उसकी हवा के वेग से, हवा की आहट से मोरों को यह पता चल जाता है कि वर्षा आने वाली है। ऐसा ही पल जब नीलकंठ और राधा के जिंदगी में आता है तो इन दोनों का सीमा नहीं रह जाता है, खुशी की कोई ठिकाना नहीं रह जाता और यह बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर अपना आवाज को तीव्र करता है और दोनों खुशी से नाचने लगता है। सोपान का अर्थ होता है सीधा। वह दोनों सीधे पंक्ति में नाचने लगता है। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का प्रारंभ हो जाता है। तन्मय का अर्थ होता है तल्लीनता। वह नृत्य में इतनी तल्लीन हो जाता है और बड़ी ही तल्लीनता के साथ वह अपना नृत्य प्रारंभ कर देता है। मेघ जितना ही गरजता है उतना अधिक उसकी नृत्य का वेग तीव्र होता चला जाता है, उतना ही वह तेज गति से अपनी आवाज को भी निकालता है और उसकी आवाज उस तीव्र वर्षा के समय इतना मधुर सुनाई देता है कि इसके लिए किसी आनंद उत्सव, खुशी के त्योहार से कम नहीं होता है। जब वर्षा थम जाती है तो यह दोनों अपने पंख सुखाने के लिए दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर
अपना पंख सुखाते हैं और कभी कभी तो एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली पानी के बूंदे को भी अपने चोंच से पीकर पंखों का गीलापन दोनों सुखाने का काम करते हैं। इस आनंद के बेला, आनंद के समय में अचानक एक दर्द उभर आता है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक दिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की बिरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान को केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मुंज से बंधे हुए दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। जब लेखिका को एक दिन इस नाखास कोने से निकलना पड़ा तो वह यह निश्चय करके निकली कि मैं एक बार भी उस बड़े मियाँ की तरफ नहीं देखूंगा। सिर्फ वह अपना नजर बड़े मियाँ की बिरले अर्थात घने दाढ़ी और सफेद डोरी से कान पर बंधी हुई चश्मा पर अपना नजर टिकाई रही। इसी बीच लेखिका के ध्यान उस मोरनी पर पड़ी जो देखने में तो राधा के समान दिख रही थी, लेकिन वह मुंज का अर्थ होता है रस्सी से बंधे हुए पंख ऐसे टूटकर एकत्रित हो रहा था कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी न हो सके। यह देखकर लेखिका से रहा नहीं गया और वह उसकी मदद के लिए छटपटाने लगती है। बड़े मियाँ को भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी को क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप ना आई होती तो मैं इसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। फिर से बड़े मियाँ गुरुजी अर्थात लेखिका से ही निवेदन कर रहे हैं कि देखिए वह कमबख्त ने इस मोरनी का क्या हाल किया है। इस तरह कहीं अधमरे करके पक्षियों को पकड़ा जाता है। क्या हाल कर दिया है उस चिड़ी मार ने इस मोरनी की। लेकिन कहूँ भी तो कैसे, आप इस तरह की अधमरी सी मोरनी ले जाकर करेंगे भी क्या। इसीलिए मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ कि आप इस अधमरी मोरनी को अपने पास ले जाएं। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा का अर्थ होता है अपाहिज। जब लेखिका ने उस अधमरी सी मोरनी को 7 रुपये में खरीद कर ले आई, तब फिर से वह अपने स्टडी रूम को, अध्ययन कक्ष को एक बार अस्पताल बना दी और उस अपने अध्ययन कक्ष में इस अधमरी मोरनी को रखकर उपचार करने लगी। मोरनी करीबन 1 महीना में स्वस्थ हो गई। अब लेखिका इसे उसी जाली घर में छोड़ दी जहां अन्य सारे पशु और पक्षी रहता था। पूर्ण तरह से मोरनी स्वस्थ तो नहीं हो पाई, पर किसी भी तरह वह चलने फिरने लायक हो गई थी। अपनी टूटी पंजों पर वह डगमगाती हुई चलने लगी थी।
तभी लेखिका ने इसका नाम मोरनी रख दी, कुब्जा रख दी। कुब्जा का अर्थ ही होता है अपाहिज। वह अपने नाम के अनुरूप स्वभाव से भी कुब्ज ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा की उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती थी। चोंच से मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह है कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके पास रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और न किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छुपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठुड्डी जैसे पैरों से सब ओर छितरा दी। सच में यहाँ लेखिका वर्णन की हुई है कि जैसा उसका नाम था, नाम के अनुरूप ही उसने काम भी की। यह प्रमाणित कर दिया कि वह नाम के साथ साथ अपने व्यवहार से भी कुब्ज थी। जब भी वह नीलकंठ और राधा को साथ देखती, यह उससे बर्दाश्त नहीं होता और वह राधा को नीलकंठ से अलग करने की कोशिश करती थी। जब भी दोनों को साथ देखती, चोंच मार मार कर राधा को अलग कर देती और चोंच से उसकी कलगी भी नोच डाली थी, पंखे नोचने लगी थी। कठिनाई यह था कि नीलकंठ भी उसे पसंद नहीं करता था। नीलकंठ कुब्जा से दूर भागता था और कुब्जा थी कि किसी अन्य पक्षियों को भी नीलकंठ के समीप नहीं आने देना चाहती थी। इसी बीच राधा 2 अंडे दे थी। जब यह बात कुब्जा को पता चला तो वह राधा को चोंच मार मार कर अपनी चोंच के प्रहार से राधा को उस अंडे के ऊपर से ढकेल दिया और अपनी ठुड्डी पैरों से उस दोनों अंडे को तितर बितर कर दिया। अर्थात उस अंडे को अपने ठुड्डी पैर से फोड़कर चारों तरफ छितरा दिया, नुकसान कर दिया, बर्बाद कर दिया उस दोनों अंडे को। इस कलह कोलाहल से और इससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब जाली घर का माहौल वैसे नहीं था जैसे कुब्जा की आने से पहले था। शांत था, सभी पशु पक्षी वहां एक साथ मिलकर रहते थे, खुश थे। अब कुब्जा के आने से इस जाली घर का माहौल, वातावरण कोलाहल हो गया था, दूषित हो गया था। अब मोर दुखी रहने लगा था, नीलकंठ अप्रसन्न रहने लगा था। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिनों भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छुपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के सोड पर छुपा रहा। लेखिका भी कुब्जा की इस तरह की गलत व्यवहार को देख रही थी। नीलकंठ कुब्जा से बचने के लिए वह एक पेड़ पर जाकर कई दिनों तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा, कुब्जा से छुपकर। यह देखकर लेखिका ने मोर को बड़े प्यार से पुचकार कर उसे नीचे उतारा। तब भी वह एक खिड़की के सोड पर जाकर छुप गया। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठा था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ।
जब लेखिका एक बार दाना देने उस पक्षियों के पास गई तो पहले की भांति अब नीलकंठ का जो क्रियाकलाप था, मंडलाकर, पंख फैलाकर, खुशी से प्रसन्न चित्त होकर लेखिका के सामने खड़े हो जाता बड़े चंचलता के साथ। अब वह चंचलता नीलकंठ में नहीं थी, वह उसका चाल थकावट सा, आंखों में शून्यता, कई सारा सवाल भरा हुआ दिख रहा था। लेखिका के पास यह अनुभव नहीं था कि शायद नीलकंठ व्यथित है, दर्द से छटपटा रहा है, वह राधा से बिछड़ को, राधा की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेखिका इस बात से अनजान रही, वह समझ नहीं पाई। यही समझ रही थी कि कुछ दिनों बाद सारी चीजें सामान्य हो जाएगी, सभी पक्षियों में मेल हो जाएगा, अंततः सब समस्या ठीक हो जाएगा। अंत में 3-4 महीने के बाद लेखिका एक दिन सुबह देखती है कि नीलकंठ अपना पूंछ और पंख फैलाए हुए उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे वह खरगोश की बच्चों को अपने पंख में छुपाए हुए उसे सुरक्षा देने के लिए बैठता था। लेकिन कई बार पुकारने पर मोर का कोई भी प्रतिक्रिया न होने के कारण अब लेखिका के अंदर संदेह पैदा होने लगा। वास्तव में नीलकंठ मर चुका था, क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तंभ जैसी शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम में ले गई। अब गंगा की बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया। तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। जब लेखिका को यह पता चला कि नीलकंठ सचमुच में मर चुका है, तब उसने नीलकंठ के अंतिम दाह संस्कार करने के लिए संगम में ले गई। संगम इलाहाबाद में है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती की मिलन होती है। उस धारा को, उस प्रवाह को संगम बोला जाता है। लेखिका नीलकंठ की अंतिम संस्कार के लिए वह उसी संगम में प्रवाहित करने के लिए ले गई। जब वह मोर को प्रवाहित कर रही थी तो गंगा का विशाल और चौड़ा धार मयूर के पंखों के समान, उसकी चंद्रिकाओं के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न होने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिनों तक कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। अब अपने प्रेमी से बिछड़ने के बाद, अपने पति से बिछड़ने के बाद राधा भी काफी व्यथित थी। इस दर्द को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और हर समय हर पल नीलकंठ की आने की इंतजार करती। अपनी दृष्टि मुख्य द्वार पे लगाई रहती थी। कुब्जा अब भी अपने स्वभाव से बाज नहीं आ रही थी और वह कोलाहल कर चारों तरफ नीलकंठ को ढूंढने में लगी थी। खोज के क्रम में प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक तरफ राधा दुखित मन से व्यथित होकर चुपचाप से अपने नीलकंठ के आने के इंतजार कर रही थी, तो दूसरी तरफ कुब्जा काफी कोलाहल कर नीलकंठ को इधर उधर खोजती और भटकती रही।
कभी आम, अशोक तो कभी कचनार के शाखाओं पर नीलकंठ को ढूंढती रही। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कलजी, अफ्लेशियन कुत्ती का नाम है, कलजी सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कलजी पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कलजी के 2 दांते उसकी गर्दन में लग गए। इस पर उसका कलह कोलाहल और देश प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रवृत्ति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। इस तीनों पक्षियों के जीवन ने जो सीख लेखिका को दिया था, सच में यह बहुत ही अच्छा अनुभव था। इन प्रकृति से जो सीख लेखिका को मिला था वह काफी महत्वपूर्ण था। तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग था। इसी लेखिका को काफी कुछ सीखने को मिला उनके जीवन में। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। राधा आज भी नीलकंठ की प्रतीक्षा करती हुई काफी दुखी हो रही है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। राधा नीलकंठ के याद में आज भी दुखी है, व्यथित है। जब ही आकाश में बादल छाता है वह दुखी होकर अपने नीलकंठ को याद करने लगती है और अपनी आवाज को तीव्र करती हुई नीलकंठ को पुकारती रहती है। राधा को शायद आज भी उम्मीद है कि उसकी पुकारने से नीलकंठ आएगा। बच्चों, ये था आपका नीलकंठ कहानी। कैसे पक्षियों के बीच की आपसी प्रेम, उसके बीच के द्वंद्व को, देह और ईर्ष्या को, एक दूसरे के प्रति के स्वभाव को महादेवी वर्मा ने यहाँ बहुत ही आकर्षित ढंग से प्रस्तुत की हुई है। तो मैं आशा करती हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।